7.1 परिचय। कोई भी विश्वास के साथ कह सकता है कि प्रकार्यवाद सामाजिक मानवविज्ञान और समाजशास्त्र के इतिहास में सबसे दिलचस्प और प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक रहा है। कार्यात्मक दृष्टिकोण, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, संरचनात्मक कार्यात्मकता और कार्यात्मक स्कूल जैसे विभिन्न नामों से संदर्भित, यह 1930 के दशक के दौरान एक एकीकृत पद्धति और सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ। उससे पहले 19वीं सदी की शुरुआत में यह बिखरे हुए विचारों और प्रस्तावों के संग्रह के रूप में मौजूद था। 1960 के दशक तक कार्यात्मकता ने एक त्रुटिहीन प्रतिष्ठा का आनंद लिया। प्रतिष्ठित विद्वानों ने इसका समर्थन किया, जिन्होंने सिद्धांत और कार्यप्रणाली में इसके विकास से परे महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से प्रसिद्ध अमेरिकी प्रकार्यवादी टैलकॉट पार्सन्स ने पारिवारिक समाजशास्त्र, स्कूलों की सामाजिक व्यवस्था, चिकित्सा संस्थानों में भूमिका विश्लेषण, साथ ही व्यवसायों से संबंधित मुद्दों, काले समुदाय की समस्याओं और विकासवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह सामाजिक संरचना, विसंगति, विचलन और अनुरूपता, नौकरशाही की शिथिलता, विज्ञान के समाजशास्त्र, सर्वेक्षण विधियों और भूमिका निर्धारण पर रॉबर्ट मर्टन के काम को अत्यधिक माना जाता है। जबकि कार्यात्मकतावाद 1930 से 1960 के दशक तक शैक्षणिक परिदृश्य पर हावी रहा, इसे कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञानी सर इवांस प्रिचर्ड ने एक विज्ञान के रूप में सामाजिक मानवविज्ञान के विचार को चुनौती दी, जिसकी मूल रूप से ए.आर. ने वकालत की थी। रैडक्लिफ ब्राउन, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में एक प्रमुख व्यक्ति। इसके बजाय इवांस प्रिचर्ड ने सामाजिक मानवविज्ञान को तुलनात्मक इतिहास के रूप में देखा। हालांकि उन्होंने एक कार्यात्मकतावादी के रूप में शुरुआत की, लेकिन बाद में इवांस प्रिचर्ड ने अपना दृष्टिकोण मानवतावाद की ओर स्थानांतरित कर दिया। एक अन्य उदाहरण सर एडमंड आर लीच है, जिन्होंने शुरू में सामाजिक मानवविज्ञान में प्रकार्यवाद को अपनाया लेकिन बाद में प्रक्रियात्मक विश्लेषण को अपनाया, समाज को समय में प्रक्रिया के रूप में जांचा, जैसा कि राजनीतिक प्रणालियों पर उनकी 1954 की पुस्तक से प्रमाणित है। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस से प्रभावित होकर वह अंततः एक संरचनावादी बन गए और एक नवसंरचनावादी का लेबल अर्जित किया। उनके 1961 के प्रकाशन रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी ने संरचनात्मक कार्यात्मकता के लिए एक चुनौती पेश की। इन आलोचनाओं के बावजूद प्रकार्यवाद अपनी विशिष्ट प्रतिष्ठा के साथ कायम रहा। हालांकि जैसे जैसे हम 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में पहुंचे, कार्यात्मक सिद्धांत की आलोचनाएं काफी बढ़ गई। कई आलोचकों ने पार्सन्स के क्रिया आधारित सिद्धांतों को संरचना आधारित सिद्धांतों के साथ मिश्रित करने के प्रयासों को असंबद्ध पाया। समाजशास्त्र में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के पुनरुद्धार और संघर्ष सिद्धांत के सफल उदय ने कार्यात्मकता को एक बड़ा झटका दिया। विभिन्न नए सिद्धांतों और दृष्टिकोणों, जिनमें से प्रत्येक ने कार्यात्मकता द्वारा नजरअंदाज किए गए पहलुओं को संबोधित किया, को प्रमुखता मिली। कई आलोचकों के लिए यह स्पष्ट हो गया कि समाजशास्त्र अपने विकास में कार्यात्मक और पार्सोनियन चरण से आगे बढ़ गया है। एक संक्षिप्त विराम के बाद 1980 के दशक में पार्सन्स के काम में रुचि एक पुनरुत्थान का अनुभव हुआ, जिसे अक्सर पार्सन्स की पुनर्खोज के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ में यह पुनरुद्धार संरचनात्मक कार्यात्मकता से जुड़ा नहीं था, बल्कि एमिल दुर्खीम, मैक्स वेबर और विल्फ्रेडो पेरेटो जैसे शास्त्रीय विचारकों के कार्यों को संश्लेषित करने में पार्सन्स के कौशल से जुड़ा था। यह संश्लेषण उनके काम द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में प्रस्तुत किया गया, जो अर्थव्यवस्था, समाज, परिवार और औद्योगिकीकरण जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुआ। इसके बाद पार्सन्स के प्रकार्यवाद में नए सिरे से रुचि पैदा हुई, जो जर्मनी से शुरू हुई और फिर अमेरिका तक फैल गई। 1985 में
जेफरी सी अलेक्जेंडर ने पार्सन्स के सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन और संशोधन करने के इरादे से न्योफंक्शनलिज्म शब्द की शुरुआत की। नवकार्यवाद ने मूल प्रकार्यवाद सिद्धांत के मूल प्रस्तावों की आलोचना की। इसने कई अन्य सिद्धांतों के पहलुओं की जांच की, जिनमें से कुछ का कार्यात्मकता के साथ परस्पर विरोधी संबंध था, जैसे मार्क्सवाद, जिसका उद्देश्य उन्हें नवकार्यात्मकता के साथ एकीकृत करना था। नतीजतन नवकार्यवाद एक एकल सिद्धांत के रूप में प्रकट नहीं होता है, बल्कि एक ही लेबल के तहत समूहीकृत कई प्रकारों के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में अलेक्जेंडर 1985 इस बात पर जोर देते हैं कि नवकार्यवाद को एक सिद्धांत के रूप में कम और एक व्यापक बौद्धिक प्रवृत्ति या आंदोलन के रूप में अधिक देखा जाना चाहिए। यह इकाई प्रकार्यवाद के महत्वपूर्ण विकास और नवकार्यात्मकवाद के उदय पर केंद्रित है। हम समाजशास्त्रीय लेखन में नवकार्यात्मकता के विचार का पता लगाएंगे और इसकी ताकत और सीमाओं का आकलन करेंगे। 7.2 प्रकार्यवाद की आलोचनाएं। प्रकार्यवाद की एक प्रमुख आलोचना इतिहास पर ध्यान न देना है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका स्वाभाविक रूप से ऐतिहासिक पहलुओं से कोई सरोकार नहीं है, हालांकि यह इतिहास के विरुद्ध नहीं है। प्रकार्यवाद अतीत और इतिहास के बारे में प्रश्नों का समाधान नहीं करता है, इसके बावजूद प्रकार्यवाद विकास और प्रसार को परिवर्तन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के रूप में स्वीकार करने की वकालत करता है। 1930 के दशक में सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकार्यवाद 19वीं सदी के छद्म ऐतिहासिक और सट्टा विकासवाद और प्रसारवाद की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। प्रकार्यवाद का उद्देश्य पहले के दृष्टिकोणों के जातीय केंद्रित पूर्वाग्रहों से आगे बढ़ना था, जो समकालीन पूर्व साक्षर समाजों को, जिन्हें अक्सर आदिम समाज कहा जाता था, और उनके बीच कुछ रीतिरिवाजों और प्रथाओं को अतीत के अवशेष के रूप में देखा जाता था। एडवर्ड टायलर ने समकालीन आदिम को सामाजिक जीवाश्म और अतीत के अस्तित्व के रूप में माना, यह मानते हुए कि उनका अध्ययन हमें प्रागैतिहासिक समाजों के सांस्कृतिक लक्षणों को समझने में मार्गदर्शन करेगा। यह समझ बदले में मानव जाति के इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता करेगी। हैरिस 1968 164 से 5। चल रहे सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में असमर्थता के कारण कार्यात्मकता को आलोचना का सामना करना पड़ता है। अनिवार्य रूप से यह ऐतिहासिक पहलुओं और समाजों की समकालीन गतिशीलता दोनों का अध्ययन करने में कम पड़ जाता है। यदि वे मौजूद है तो यह समकालीन स्थैतिक संरचनाओं का विश्लेषण करने के लिए अधिक उपयुक्त लगता है। आलोचकों का तर्क है कि कार्यात्मकता समाज को जमी हुई नदी के समान स्थिर संस्थाओं के रूप में चित्रित करती है, जो उनके उतार और प्रवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण समाज को स्थिर कर देता है, जैसे एक स्थिर कैमरा लोगों और स्थानों को एक फ्रेम में कैद कर लेता है। इस मामले पर दो दृष्टिकोण मौजूद हैं। सबसे पहले आलोचक इस मुद्दे का श्रेय प्रकार्यवादी सिद्धांत को ही देते हैं। जब किसी समाज के हिस्से एक दूसरे को और व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं, एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता का निर्माण करते हैं, तो यह समझाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि ये हिस्से किस प्रकार परिवर्तन में योगदान करते हैं या उससे गुजरते हैं। दूसरे दृष्टिकोण का तर्क है कि कार्यात्मकता ऐतिहासिक और बदलते मुद्दों से निपटने में स्वाभाविक रूप से सीमित नहीं है। समाज के विकासवादी परिप्रेक्ष्य पर पार्सन्स की 1966 की किताब और औद्योगिक क्रांति पर स्मेल्सर के 1959 के काम जैसे उदाहरण परिवर्तन के आयामों को संभालने के लिए कार्यात्मकता की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि समस्या सिद्धांत में नहीं बल्कि अभ्यासकर्ताओं में है, जो अक्सर परिवर्तन के मुद्दों की उपेक्षा करते हैं या उन्हें क्रांतिकारी के बजाय विकासात्मक और अनुकूली शब्दों में संबोधित करते हैं। टर्नर और मेरिन्स की 1979। चाहे समस्या सिद्धांत में हो या उसके अभ्यासकर्ताओं में, आलोचकों का दावा है
कि संरचनात्मक प्रकार्यवादी मुख्य रूप से स्थैतिक, परिवर्तनशील नहीं, सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन में योगदान करते हैं। रिट्जर 2115। कार्यात्मकता को संघर्ष को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में असमर्थता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक सर्वसम्मति, स्थिरता, संतुलन और एकीकरण को अत्यधिक महत्व देते हुए सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर अधिक जोर देते हैं। ऐसा करने में वे संघर्ष, अव्यवस्था और उनसे उत्पन्न परिवर्तनों के अस्तित्व को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रकार्यवादियों के अनुसार संघर्ष को स्वाभाविक रूप से विनाशकारी माना जाता है और यह सामाजिक ढांचे के बाहर होता है। यह परिप्रेक्ष्य दुर्खीम की एनोमी, सामान्यता की स्थिति की अवधारणा के समानांतर है, जिसे उन्होंने सामाजिक बीमारी माना था। विशेष रूप से कॉम्टे और दुर्खीम दोनों मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधाराओं के मुखर आलोचक थे। उनका मानना था कि उनके समय की सबसे बड़ी आवश्यकता सामाजिक पुनर्निर्माण और व्यवस्था थी। कॉम्टे ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण समाज पहले ही महत्वपूर्ण विघटन से गुजर चुका था। नतीजतन क्रांतिकारी विचारों का समर्थन केवल प्रचलित अव्यवस्था को बढ़ाएगा। कॉम्टे के सकारात्मकवाद और दुर्खीम की कार्यात्मक व्याख्याओं दोनों ने संघर्ष के मुद्दों पर बहुत कम ध्यान दिया। बॉक्स 7.1 में, जिसका शीर्षक है 20वीं सदी की शुरुआत प्रकार्यवाद, इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 20वीं सदी की शुरुआत में मानवशास्त्रीय प्रकार्यवाद को सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना विरासत में मिला है। हालांकि इसने एक अन्य कारण से संघर्ष और परिवर्तन के पहलुओं की लगातार उपेक्षा की। इस परिप्रेक्ष्य को दार्शनिक सिद्धांतों जैसा कि कॉम्टे के साथ या द्वितीयक डेटा जैसा कि दुर्खीम के साथ से अनुभवजन्य समर्थन नहीं मिला, बल्कि अंडमानी या ट्रोब्रिएंड आइलैंडर्स जैसे सरल समाजों के प्रत्यक्ष अवलोकनाधारित अध्ययनों से मिला। मानव विज्ञानियों द्वारा अध्ययन किए गए ये समाज बाहरी दुनिया से काफी हद तक अलग-थलग थे। अन्य वैश्विक समाजों की तुलना में उन्होंने अपनी एकरूपता के कारण उच्च स्तर की मानक सहमति प्रदर्शित की। इन समाजों में आम तौर पर एक ही संस्कृति, निर्विवाद सामाजिक प्रतिबंध, न्यूनतम विरोधाभासी कार्य और नियमों और परंपरा के अनुरूप उच्च मूल्य थे। परिवर्तन के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोधी न होने के बावजूद ये समाज घोंघे की गति के समान धीरे धीरे बदले। रॉबर्ट रेडफील्ड 1955 के अनुसार समाजों को अतीतोन्मुख या भविष्योन्मुख के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अतीतोन्मुख समाज अपनी परंपराओं पर गर्व करते हैं, उन्हें पवित्र मानते हैं और उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। इन परंपराओं को चुनौती देने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाता है। दूसरी ओर भविष्योन्मुख समाज अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है और उत्सुकता से अपनी जीवन शैली, प्रौद्योगिकी और मानदंडों में बदलाव की आशा करते हैं। मानवशास्त्रीय प्रकार्यवाद, जो अतीतोन्मुख, तकनीकी रूप से सरल, पूर्व साक्षर और गैर सभ्य समाजों के अनुभवजन्य अध्ययन से अपना समर्थन प्राप्त करता है, इन समाजों की विशेषताओं को अपने सिद्धांत में शामिल करता है। आलोचकों का तर्क है कि कार्यात्मकता, मानदंडों और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण एक रूढ़िवादी पूर्वाग्रह है, क्योंकि यह संघर्ष, अव्यवस्था और परिवर्तन जैसे मुद्दों की उपेक्षा करती है। गोल्डनर 1970 ने आंशिक रूप से भरे गिलास को आधा खाली के बजाय आधे भरे के रूप में देखने के लिए प्रकार्यवाद, विशेष रूप से एक प्रमुख प्रकार्यवादी पार्सन्स की आलोचना की। इसका तात्पर्य किसी स्थिति पर सकारात्मक जोर देना है, जो उन लोगों के विपरीत है जो नकारात्मक पक्ष पर जोर देते हैं, गिलास को आधा खाली देखते हैं। कार्यात्मकता में रूढ़िवादी पूर्वाग्रह इतिहास, परिवर्तन, संघर्ष और अव्यवस्था के प्रति इसकी उपेक्षा से उत्पन्न होता है, जबकि समाज में यहाँ और अभी मानदंडों और मूल्यों, सर्वसम्मति और व्यवस्था पर जोर दिया जाता है।
प्रकार्यवाद व्यक्ति को ऊर्जा और रचनात्मकता की कमी के रूप में देखता है। व्यक्ति मूलतः समाज द्वारा निर्मित होता है, हर मोड़ पर उसकी शक्तियों द्वारा विवश होता है। हालांकि एक विरोधी दृष्टिकोण का तर्क है कि व्यक्ति वास्तव में समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार व्यक्ति सिस्टम का उपयोग भी करते हैं और इसके द्वारा उपयोग भी किए जाते हैं। जो लोग अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण का पालन करते हैं, वे अभिनेताओं की जटिल प्रकृति और अंतःक्रिया की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से न समझ पाने के लिए प्रकार्यवाद की आलोचना करते हैं। इस निरीक्षण का एक कारण यह है कि प्रकार्यवाद व्यक्ति की भूमिका की उपेक्षा करते हुए केवल समाज के अस्तित्व को समझाने पर केंद्रित है। यहाँ तक कि जब उसने व्यक्ति पर विचार किया, जैसे कि मालिनोवस्की के मामले में, तो उसने ऐसा केवल जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि तक ही किया। इसने व्यक्ति के दृष्टिकोण और भावनाओं या सामाजिक परिवर्तन लाने में इन मनोवैज्ञानिक आयामों की भूमिका का पता और विश्लेषण नहीं किया। प्रकार्यवादियों ने व्यवस्था की अपनी खोज में समाज में मौजूदा मानदंडों, मूल्यों, वैचारिक और पदानुक्रमित संरचनाओं, संस्थानों और शक्ति वितरण के नियमों को उचित ठहराया। मार्क्सवादियों के विपरीत, जिन्होंने माना कि मानक प्रणाली शासक अभिजात वर्ग द्वारा बनाई गई थी, प्रकार्यवादी विरोधी ताकतों को स्वीकार करने में विफल रहे। व्यवस्था की तलाश में वे व्यवस्था और स्थापित व्यवस्था को सही ठहराने लगे और अनजाने में यथास्थिति बनाए रखने में सहायता करने लगे। प्रमुख अभिजात वर्ग और मौजूदा व्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्रकार्यवाद की आलोचना की गई। इन बिंदुओं के अलावा कार्यप्रणाली और तर्क के संदर्भ में प्रकार्यवाद की कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं भी हुई। कार्यात्मकवादी धारणा की एक एकल सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, अवास्तविक के रूप में देखा गया था। कई शोधकर्ताओं ने जटिल समाजों में कार्यात्मकता को लागू करना चुनौतीपूर्ण पाया, जो न केवल तेजी से बदल रहे थे बल्कि संघर्षों से भी भरे हुए थे। प्रकार्यवादियों ने सापेक्षतावाद की अवधारणा का समर्थन किया, यानी चीजों का उनके विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों में अर्थ होता है। इससे तुलनात्मक विश्लेषण कठिन हो गया। यदि चीजों को केवल उस सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में ही समझा जा सकता है जिससे वे संबंधित हैं, तो हम उनकी तुलना अन्य प्रणालियों में समान चीजों से कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि टोडा समुदाय में बहुत्व का अर्थ है, तो हम इसकी तुलना जॉनसार बावर में बहुत्व से कैसे कर सकते हैं? कुछ शोधकर्ताओं ने कार्यात्मकता में तुलनीयता की कमी के इस मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास किया है। वॉल्टर गोल्डस्मिट 1966 ने एक दृष्टिकोण की वकालत की जिसे उन्होंने तुलनात्मक प्रकार्यवाद कहा। इस दृष्टिकोण के अनुसार कार्यों का एक सार्वभौमिक समूह होता है जिस पर संस्थाएं प्रतिक्रिया देती है। सभी संस्कृतियों को इन कार्यों की आवश्यकता होती है, लेकिन इन कार्यों को पूरा करने वाली संस्थाएं एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होती है। प्रकार्यवाद की प्रमुख आलोचनाओं में से एक यह है कि यह स्वाभाविक रूप से टेलियोलॉजिकल है, जिसका अर्थ है कि यह चीजों को उनके उद्देश्यों या लक्ष्यों के आधार पर समझाता है। टर्नर और मैरिन्स्की 1979 का तर्क है कि टेलियोलॉजी स्वयं कोई समस्या नहीं है। वास्तव में सामाजिक सिद्धांत को समाज और उसके भागों के बीच लक्ष्योन्मुख संबंध पर विचार करना चाहिए। रिट्जर 2000। समस्या तब उत्पन्न होती है जब टेलियोलॉजी को बहुत दूर तक फैला दिया जाता है, यह मानते हुए कि समाज का केवल एक विशिष्ट हिस्सा ही कुछ जरूरतों को पूरा कर सकता है। टेलियोलॉजी तब समस्याग्रस्त हो जाती है जब वह इस बात पर विचार नहीं करती है कि विभिन्न संरचनाएं समान जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। यह समझाना महत्वपूर्ण है कि कुछ संरचनाएं क्यों उभरती है और कुछ अपूरणीय क्यों हो जाती है। बाद में पार्सन्स और मर्टन जैसे प्रकार्यवादियों को इस मुद्दे के बारे में पता चला और उन्होंने इसे अपने तरीके से संबोधित करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए,
मेर्टन ने कार्यात्मक विकल्पों का विचार प्रस्तुत किया। पार्सन्स ने परिवार प्रणाली के अपने विश्लेषण में प्रदर्शित किया कि आधुनिक औद्योगिक समाज में एकल परिवार प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क व्यक्तित्व के स्थिरीकरण का कार्य करता है। उन्होंने तर्क दिया कि कोई अन्य संस्था ये कार्य नहीं कर सकती, जिससे ये अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं हो सकेंगे। कार्यात्मकता को इसके आधार में पहले से ही निहित बातों को व्यक्त करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, एक अवधारणा जिसे टॉटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, उसका तर्क है कि यदि धर्म अस्तित्व में है तो उसे एक उद्देश्य पूरा करना चाहिए, अन्यथा इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सुझाया गया उद्देश्य सामाजिक एकजुटता में योगदान करना है, क्योंकि इसके बिना समाज जीवित नहीं रह सकता। आलोचकों का तर्क है कि कार्यात्मकता परिपत्र तर्क में आती है, जहां मौजूदा संस्थानों के आधार पर जरूरतें प्रस्तावित की जाती है, जिनका उपयोग उनके अस्तित्व को सही ठहराने के लिए किया जाता है। एक उदाहरण सामाजिक तथ्य के रूप में समाज की अवधारणा के माध्यम से श्रम विभाजन की व्याख्या है। बदले में श्रम का विभाजन समाज में एकजुटता बनाए रखने में योगदान देता है। यह मुद्दा संपूर्ण को उसके भागों के संदर्भ में परिभाषित करने और फिर भागों को संपूर्ण के संदर्भ में परिभाषित करने का है। यह एक ऐसा लूप बनाता है जहां न तो संपूर्ण और न ही उसके हिस्से वास्तव में परिभाषित होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस बात पर बहस चल रही है कि क्या यह तनातनी सिद्धांत में अंतर्निहित है या इसके समर्थकों की प्रथाओं के कारण उभरी है। 7.3 नवप्रकार्यवाद की थीसिस। शुरुआत में जर्मनी में और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्सन्स के काम में एक नई रुचि ने नवकार्यात्मकता को जन्म दिया। मुख्य लक्ष्य कार्यात्मकता के स्थायी पहलुओं को अन्य प्रतिमानों के साथ मिश्रित करना था जो अधिक विकसित आलोचनात्मक दृष्टिकोण पेश करते थे। इसका उद्देश्य एक हाइब्रिड बनाना था जो परंपरागत रूप से विपरीत के रूप में देखे जाने वाले मुद्दों जैसे सर्वसम्मति और संघर्ष, संतुलन और परिवर्तन, और सामूहिकता और व्यक्तित्व को अच्छी तरह से संतुलित तरीके से संबोधित कर सके। जर्मनी में पुनरुद्धार। जर्मनी में नवकार्यात्मकता से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में निकलास लुहमैन और जुर्गन हैबरमास शामिल हैं, जिन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाने से पहले आधुनिक समाज में सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर सहयोग किया था। यद्यपि औपचारिक रूप से कानून में प्रशिक्षित, लुहमैन ने समाजशास्त्र का अध्ययन किया और 1960 में हार्वर्ड में एक वर्ष बिताया, जहां उन्होंने पार्सन्स के साथ बातचीत की। उन्होंने एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया जिसमें पार्सन्स के संरचनात्मक कार्यात्मकता के तत्वों को सामान्य प्रणाली सिद्धांत के साथ जोड़ा गया। लुहमैन ने संज्ञानात्मक जीव विज्ञान और साइबरनेटिक्स की अवधारणाओं को भी अपने ढांचे में एकीकृत किया। रिट्जर 2185। हालांकि वह ठोस इंसान के रूप में व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विकल्पों के संबंध में पार्सन्स से असहमत थे, जबकि पार्सन्स ने मूल्य सर्वसम्मति पर जोर दिया और माना कि सामाजिक व्यवस्था व्यक्तित्व प्रणाली में प्रवेश करके सामाजिक संबंधों और व्यवहार के विकल्पों को सीमित करती है। लुहमैन ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। लुहमैन एक साधारण दृष्टिकोण से असहमत है। वह सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति से हटकर व्यापक समाज की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे सामाजिक परिवेश भी कहा जाता है। यह वातावरण अधिक जटिल और कम सीमित है, जो लोगों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, विशेष रूप से तर्कहीन और अनैतिक व्यवहार में संलग्न होने के लिए। अब्राहमसन 2001 148। अब्राहमसन 2001 148 का कहना है कि लुहमैन पार्सन्स से दूर चले गए और मूल्य सर्वसम्मति की अवधारणा के साथ मुद्दों को मान्यता दी। इसके विपरीत हैबरमास पार्सन्स की ओर बढ़ गया। शुरुआत में पार्सन्स के आलोचक रहे हैबरमास ने बाद में सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व प्रणालियों को अपने सिद्धांत में एकीकृत किया।
इन प्रणालियों के बीच संबंधों के बारे में उनकी समझ पार्सन्स के विचारों के अनुरूप थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पार्सन्स के स्वविनियमन प्रणाली के विचार को अपनाया, जो तब उभरता है जब समाज जटिल हो जाता है। यह जटिलता जीवन जगत से संरचनात्मक प्रणालियों को अलग करने की ओर ले जाती है। संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व के बारे में अनुभव और संचार के लिए अंतरव्यक्तिपर क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनरुद्धार। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्योफंक्शनलिज्म का प्रतिनिधित्व जेफरी अलेक्जेंडर और पॉल कोलोमी द्वारा किया जाता है। 1985 के अपने सहयोगात्मक कार्य में उन्होंने नवकार्यवाद को कार्यात्मक सिद्धांत के एक आत्मालोचनात्मक पहलू के रूप में वर्णित किया है, जिसका लक्ष्य इसके मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए इसके बौद्धिक दायरे का विस्तार करना है। पृष्ठ 118। नवकार्यात्मकता के रूप में संदर्भित उनका उद्देश्य संरचनात्मक कार्यात्मकता की चुनौतियों पर काबू पाना है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद सभी समाजों और समयों पर लागू एक सार्वभौमिक वैचारिक ढांचे का प्रस्ताव करता है। इसके विपरीत नवकार्यवाद एक शिथिल रूप से संगठित अवधारणा है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर और विविध अनुभवजन्य संदर्भों में संचालित विभिन्न स्वायत्त प्रसार और विविधताएं शामिल है। अलेक्जेंडर और कोलोमी, संस्करण 1990। नवकार्यात्मकतावादी अधिक सिंथेटिक सिद्धांत विकसित करने का प्रयास करते हैं, जबकि पार्सन्स भव्य सिद्धांत के एक उल्लेखनीय सिंथेसाइजर थे। संरचनात्मक कार्यात्मकता में स्वाभाविक रूप से एक मजबूत सिंथेटिक कोर था। पार्सन्स ने सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व प्रणालियों जैसी विभिन्न सामाजिक प्रणालियों के बीच अंतर्संबंधों की खोज करते हुए संरचनात्मक कार्यात्मकता के अपने संस्करण में विविध सैद्धांतिक इनपुट को एकीकृत करने का प्रयास किया। हालांकि अलेक्जेंडर और कोलोमी का तर्क है कि पार्सन्स का दृष्टिकोण धीरे धीरे अत्यधिक संकीर्ण और नियतिवादी हो गया। उनका दृष्टिकोण सांस्कृतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं के निर्धारक के रूप में देखने की ओर स्थानांतरित हो गया। इसके अलावा व्यवस्था की समस्या पर उनके गहन ध्यान के कारण संघर्ष और तनाव पर अपर्याप्त विचार हुआ। अलेक्जेंडर और कोलोमी का मानना है कि संरचनात्मक कार्यात्मकता की कमियों को संबोधित किया जा सकता है और ये स्थायी नहीं है। संघर्ष और व्यक्तिपरक अर्थ की अवधारणाओं को शामिल करके इसके सिंथेटिक दृष्टिकोण को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सिस्टम के एकीकरण और इसके विभिन्न उपप्रणालियों के अंतर्प्रवेश को दिए गए या अनुमानित तथ्य के बजाय अन्वेषण की जाने वाली एक प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है। नवकार्यात्मकता में कई चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता है। व्यक्तिविरोधी संरचनात्मक प्रकार्यवाद व्यक्ति को निष्क्रिय, रचनात्मकता की कमी और केवल सामाजिक ताकतों के उत्पाद के रूप में चित्रित करता है, बिना उनकी जांच या नियंत्रण के। परिवर्तन के प्रति विरोध यह परिवर्तन के बजाय सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। रूढ़िवाद यह अक्सर व्यवस्था को उचित ठहराने के साधन के रूप में असमानता, शोषण और उत्पीड़न को उचित ठहराता है। आदर्शवाद यह व्यवस्था और स्थिरता वाले एक आदर्श समाज की कल्पना करता है। अनुभववाद विरोधी पूर्वाग्रह संरचनात्मक प्रकार्यवाद वास्तविक समाजों की तुलना में अमूर्त सामाजिक प्रणालियों से अधिक चिंतित है। नवकार्यात्मकता को इन मुद्दों पर काबू पाने के लिए एक प्रयास या प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। अलेक्जेंडर इसे पूर्णतः विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रतिक्रियाशील अभिविन्यास के रूप में देखते हैं। नवकार्यात्मकतावाद समाज को ऐसे तत्वों के रूप में वर्णित करता है जो लगातार बातचीत करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं जो इसे पर्यावरण से अलग करता है। एक प्रणाली के हिस्से सहजीवी रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को योगदान दे रहे हैं। हालांकि उनकी अंतःक्रिया को निर्धारित करने वाली कोई व्यापक शक्ति नहीं है। नवकार्यात्मकवाद एक कारणात्मक नियतिवाद को अस्वीकार करता है, खुले अंत वाला और बहुलवादी बना रहता है। नवकार्यात्मकवाद समाजशास्त्र में क्रिया और व्यवस्था पर समान ध्यान देता है। अलेक्जेंडर
1982-65 के अनुसार ये समाजशास्त्रीय चर्चाओं में मौलिक विचार है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विपरीत, जो मुख्य रूप से सामाजिक संरचनाओं और संस्कृति में व्यवस्था के वृहद स्तर के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करता है, नवकार्यात्मकवाद स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर विचार करता है। इसमें तर्कसंगत और अभिव्यंजक क्रियाएं शामिल हैं, यह मानते हुए कि मानवीय क्रियाएं पूरी तरह तर्कसंगत, लाभ प्रेरित या वैज्ञानिक नहीं है। नवप्रकार्यवाद के अनुसार संस्कृति लोगों को खुद को व्यक्त करने की अनुमति देने के उद्देश्य से कार्य करती है, कभी-कभी सौंदर्यवादी रूप से। संरचनात्मक प्रकार्यवाद के समान, नवकार्यात्मकवाद एकीकरण में रुचि रखता है, लेकिन यह एकीकरण को एक पूर्ण तथ्य के बजाय एक सामाजिक संभावना के रूप में देखता है। नवकार्यात्मकतावाद विचलन को एक व्यापक सामाजिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है। विचलन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक प्रणाली में सामाजिक नियंत्रण के उपकरण होने चाहिए, जो विचलन करने वालों को दंड देने से बचने के लिए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करें। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यवस्था में स्थिरता बहाल करना है। नवकार्यात्मकता संतुलन पर जोर देती है, लेकिन यह संरचनात्मक कार्यात्मकता के दायरे से परे फैली हुई है। यह इस विचार को खारिज करता है कि कोई भी प्रणाली स्थैतिक संतुलन की स्थिति में हो सकती है। इसके बजाय यह मानता है कि सिस्टम हमेशा गतिशील और आंशिक होते हैं। संतुलन की अवधारणा इस संदर्भ में कार्यात्मक विश्लेषण के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है, न कि वास्तविक सामाजिक प्रणालियों में व्यक्तियों के जीवन के विवरण के रूप में, जो लगातार सक्रिय है। यह नवकार्यात्मकता के बारे में मुख्य बिंदु को दोहराता है। यह आदेश और कार्रवाई दोनों को समान रूप से प्राथमिकता देता है। पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकार्यवाद का बाद के विद्वानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, विशेषकर उन लोगों पर जो बाद में नवकार्यात्मकवादी के रूप में जाने गए। नवकार्यात्मकवादी किसी भी समाज में महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में संस्कृति, सामाजिक प्रणालियों और व्यक्तित्व प्रणालियों पर पार्सन्स के फोकस को कायम रखते हैं। ये प्रणालियां एक दूसरे से संपर्क करती हैं और प्रभावित करती हैं, जिससे तनाव पैदा होता है, जो परिवर्तन और नियंत्रण दोनों में एक महत्वपूर्ण कारक है। परिवर्तन तब होता है जब सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व प्रणालियां समय के साथ विकसित होती हैं, जो अनुरूपता और सद्भाव से नहीं, बल्कि व्यक्तिवाद और संस्थागत तनाव के उद्भव से प्रेरित होती है। नवकार्यात्मकतावाद सुझाव देता है कि सामाजिक व्यवस्था और कार्रवाई के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए हमें समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में विभिन्न सिद्धांतों और दृष्टिकोणों से विचारों को शामिल करना चाहिए। अलेक्जेंडर और कोलोमी जैसे विद्वानों ने संरचनात्मक कार्यात्मकता को अन्य सैद्धांतिक परंपराओं के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया है। नवकार्यात्मकवाद भौतिकवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर संरचनात्मक कार्यात्मकता में आदर्शवादी पूर्वाग्रह को दूर करना चाहता है। क्रम पर जोर देने की संरचनात्मक कार्यात्मक प्रवृत्ति के जवाब में नवकार्यात्मकवादी सांस्कृतिक सिद्धांतों का पता लगाते हैं। वे पारंपरिक कार्यात्मक दृष्टिकोण के मैक्रोस्तरीय पूर्वाग्रहों को संबोधित करने के लिए विनिमय सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यावहारिकता और घटना विज्ञान जैसे दृष्टिकोणों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। नवकार्यात्मकता के भविष्य की निश्चितता पर सवाल उठाया गया है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने अपनी पुस्तक नियो फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर 1998 में घोषणा की है कि वह अपने करियर में नवकार्यात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ गए हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य पार्सन्स के सिद्धांत के महत्व को उजागर करना था। पार्सन्स ने शास्त्रीय समाजशास्त्र में विरोधाभासों को हल करने में सक्षम एक सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया था, लेकिन न तो उन्होंने और न ही उनके सहयोगियों ने सिद्धांत का पूरी तरह से उपयोग किया। अलेक्जेंडर ने इस प्रयास में अपनी सफलता को अपने नवकार्यात्मकता परियोजना के निष्कर्ष के रूप में मानते हुए
पार्सन्स के काम में मौजूद सैद्धांतिक पहलुओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा। हालांकि अलेक्जेंडर का दावा है कि यह उनके बाद के विचारों और नागरिक समाजों पर उनके चल रहे कार्यों को प्रभावित करता रहेगा। नवकार्यात्मकता के गुण और दोष निष्कर्ष। जबकि पार्सन्स के कार्यों में जर्मन रुचि में नवकार्यात्मकता की कुछ विशेषताएं देखी गई हैं, यह शब्द मुख्य रूप से अमेरिकी समाजशास्त्री जेफरी सी अलेक्जेंडर और बाद में उनके सहयोगी पॉल कोलोमी से जुड़ा हुआ है। इस शब्द का उपयोग पारिस्थितिक अध्ययन में भी किया जाता है, जहां यह सांस्कृतिक अनुकूलन प्रक्रियाओं के विश्लेषण में तकनीकी पर्यावरणीय ताकतों के महत्व पर जोर देता है। बेटिंगर 1996। अलेक्जेंडर नियोफंक्शनलिज्म शब्द से असंतुष्ट है और मानते हैं कि फंक्शनलिज्म पार्सन्स के दृष्टिकोण का गलत वर्णन करता है। पार्सन्स ने संरचनात्मक कार्यात्मकता को क्रिया सिद्धांत से बदलने का प्रयास किया, लेकिन पूर्व शब्द उनके समाजशास्त्र का वर्णन करने में कायम रहा। अलेक्जेंडर 1985 का अनुमान है कि अपनी अनुपयुक्तता के बावजूद पार्सन्स के समाजशास्त्र को भविष्य में कार्यात्मकता शब्द से जाना जाएगा। अलेक्जेंडर इस शब्द को त्यागने के बजाय इसे बनाए रखने और पुनर्परिभाषित करने का सुझाव देते हैं। अलेक्जेंडर 1985-10 के अनुसार नवकार्यवाद एक एकीकृत सिद्धांत नहीं है, बल्कि विशिष्ट प्रस्तावों की विशेषता वाली एक प्रवृत्ति है। समाज का वर्णन जो खुला है और जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण शामिल है। कार्रवाई करने और व्यवस्था बनाए रखने के बीच उचित वितरण, विचलन और सामाजिक नियंत्रण के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए एकीकरण को एक संभावना के रूप में देखा जाता है। व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज के बीच अंतर करना, भेदभाव को सामाजिक परिवर्तन लाने वाली प्राथमिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण में अवधारणाओं और सिद्धांतों के विकास को विभिन्न स्तरों से स्वतंत्र देखा जाता है। कार्यात्मकता को पुनर्जीवित करने के अलेक्जेंडर और अन्य लोगों के प्रयासों की प्रतिक्रियाओं में उल्लेखनीय अंतर रहे हैं। कुछ लोगों को अलेक्जेंडर की कार्यात्मक परंपरा की व्याख्या बहुत अस्पष्ट लगती है। प्रकार्यवाद और नवकार्यात्मकवाद के बीच दावा की गई निरंतरता के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, क्योंकि नवकार्यात्मकवाद उन सभी चीजों को शामिल करता है जिनकी कमी के लिए प्रकार्यवाद की आलोचना की गई है। फॉस्के 2000-245। प्रत्येक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी पहचान बनाए रखते हुए असंगत विचारों को समायोजित करने की सीमाएं होती है। कुछ आलोचकों के लिए संरचनात्मक कार्यात्मकता में परिवर्तन पर्याप्त से अधिक कॉस्मेटिक है। नवकार्यात्मकता में अभी भी ऐसी विशेषताएं मौजूद हैं जो कार्यात्मकता को परिभाषित करती हैं, जैसे कि यह विश्वास कि समाजों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्तियों को अभी भी गतिशील और रचनात्मक अभिनेताओं के बजाय सिस्टम के प्रति प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में देखा जाता है। संघर्ष को स्वीकार किया गया है, लेकिन सिद्धांत में यह गौण भूमिका में रहता है। अब्राहमसन 2001। क्रांति तो मानी ही नहीं जाती। क्या नवकार्यवाद केवल पुराने विचारों को नए ढंग से प्रस्तुत करना है? अलेक्जेंडर का सुझाव है कि समाजशास्त्र को विज्ञान के प्रति उत्तरसकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका मतलब सैद्धांतिक स्पष्टीकरण और अनुभवजन्य जांच दोनों के माध्यम से दुनिया को समझना है। प्रत्यक्षवाद के विपरीत, जो सिद्धांत को अनुभवजन्य डेटा तक सीमित रखता है, उत्तरसकारात्मकवाद केवल अनुभवजन्य अनुसंधान पर भरोसा करने के बजाय अन्य सिद्धांतों के संदर्भ में सिद्धांतों पर चर्चा, जांच और सत्यापन की अनुमति देता है। प्रत्यक्षवाद अनुभवजन्य टिप्पणियों को गैरानुभवजन्य प्रस्तावों से तेजी से अलग करता है, बाद वाले को अनुभवजन्य विज्ञान के दायरे से बाहर दर्शन और तत्वमीमांसा में धकेल देता है। इसके विपरीत उत्तरसकारात्मकता यह दावा करते हुए इसे चुनौती देती है कि सिद्धांत अनुभवजन्य टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं,
जो उन्हें विशिष्ट अनुभवजन्य तथ्यों से बंधे बिना वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। अलेक्जेंडर सामाजिक विज्ञानों में अनुभवजन्य आधारित निष्कर्षों पर निर्भरता की आलोचना करते हैं। सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पर प्रकाश डालते हैं। सामाजिक विज्ञान में सैद्धांतिक दृष्टिकोण हर अध्ययन में व्याप्त है और अनुभवजन्य टिप्पणियों को समझाने की क्षमता की परवाह किए बिना समाजशास्त्रीय सिद्धांत वैज्ञानिक महत्व रख सकता है। आगे देखते हुए अलेक्जेंडर उत्तरसकारात्मकता पर आधारित एक भव्य सिद्धांत के उभरने की कल्पना करता है। यह सिद्धांत बहुआयामी होगा, जो शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत में सूक्ष्म मैक्रो ऑर्डर संघर्ष, संतुलन, स्थिरता और संरचना एजेंसी जैसे विभिन्न ध्रुवों को संबोधित करेगा। विविध सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को शामिल करने के बावजूद अलेक्जेंडर का तर्क है कि नवकार्यवाद एक विशिष्ट प्रतिमान या एक भव्य सिद्धांत नहीं बनेगा। विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के साथ संकरण के बाद भी नवकार्यात्मकतावाद के भविष्य के बारे में संशय कायम है। चिंतन और कार्रवाई 7.1 प्रकार्यवाद की उन प्रमुख आलोचनाओं पर चर्चा करें जिनके कारण नवकार्यवाद का उदय हुआ। चिंतन और कार्रवाई 7.1 प्रकार्यवाद की आलोचनाएं और नवकार्यात्मकवाद का उद्भव। कार्यात्मकता एक प्रमुख समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इग्नू के एक छात्र के रूप में आइए प्रकार्यवाद की उन प्रमुख आलोचनाओं पर गौर करें जिन्होंने नवकार्यात्मकवाद के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। 1. स्थैतिक और रूढ़िवादी प्रकृति। कार्यात्मकता, जो अक्सर समाज में स्थिरता और व्यवस्था से जुड़ी होती है, कि इसके स्थिर और रूढ़िवादी दृष्टिकोण के लिए आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि यह सामाजिक संरचनाओं को अपरिवर्तनीय मानता है और सामाजिक परिवर्तन और संघर्ष के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं है। दुनिया गतिशील है और समाज विकसित हो रहे हैं, फिर भी प्रकार्यवाद अधिक कठोर और अडिग तस्वीर पेश करता प्रतीत होता है। 2. स्थिरता पर अत्यधिक जोर। प्रकार्यवाद सामाजिक संरचनाओं के संतुलन और स्थिरता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। आलोचकों का तर्क है कि इस जोर से समाज के भीतर विभिन्न ताकतों और संघर्षों की गतिशील परस्पर क्रिया की अनदेखी करते हुए सामाजिक जटिलताओं का अत्यधिक सरलीकरण हो सकता है। असमानता, सत्ता संघर्ष और सामाजिक परिवर्तनों के वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों को कार्यात्मक ढांचे के भीतर पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। 3. दूरसंचार संबंधी मान्यताएं। कार्यात्मकता की इसकी दूरसंचार संबंधी धारणाओं के लिए आलोचना की गई है, जिसका अर्थ है कि इस पर सामाजिक संरचनाओं के अस्तित्व को देखने के बाद उन्हें उद्देश्य सौंपने का आरोप लगाया गया है। आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण परिपत्र तर्क को जन्म दे सकता है, यह मानते हुए कि सामाजिक संस्थाएं मौजूद हैं क्योंकि वे एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, बिना उनकी उत्पत्ति और कार्यों का गंभीर विश्लेषण किए। 4. व्यक्तिगत एजेंसी की उपेक्षा। प्रकार्यवाद की एक महत्वपूर्ण आलोचना इसकी व्यक्तिगत एजेंसी की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति है। आलोचकों का तर्क है कि सामाजिक संरचनाओं और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके कार्यात्मकता समाज को आकार देने में व्यक्तिगत कार्यों और निर्णयों की भूमिका को दरकिनार कर देती है। सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देने और बदलने के लिए व्यक्तियों की एजेंसी को इस परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। 5. संघर्ष पर ध्यान न देना। प्रकार्यवाद पर अक्सर समाज में संघर्ष की भूमिका को कम करने का आरोप लगाया जाता है। हालांकि यह संघर्षों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन यह उन्हें अस्थायी व्यवधानों के रूप में देखता है जिन्हें संतुलन बहाल करने के लिए स्वाभाविक रूप से हल किया जाएगा। आलोचकों का तर्क है कि यह परिप्रेक्ष्य संघर्ष की परिवर्तनकारी क्षमता और सामाजिक परिवर्तन लाने में इसकी भूमिका को पहचानने में विफल रहता है। 6. सामाजिक असमानताओं की अनदेखी। आलोचकों ने बताया है
कि प्रकार्यवाद सामाजिक असमानताओं और संरचनात्मक अन्यायों को नजरअंदाज करता है। सामाजिक संरचनाओं के सुचारू कामकाज पर परिप्रेक्ष्य का ध्यान अनजाने में नस्ल, वर्ग और लिंग जैसे कारकों के आधार पर असमानता के मुद्दों की उपेक्षा कर सकता है। 7. यूरोसेंट्रिज्म और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। कार्यात्मकता की यूरोसेंट्रिक पूर्वाग्रह के लिए आलोचना की गई है, जिसका अर्थ है कि यह पश्चिमी समाजों पर अधिक लागू है और विश्व स्तर पर सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक संरचनाओं की विविधता को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकता है। आलोचकों का तर्क है कि प्रकार्यवादी सिद्धांतों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता संदिग्ध है, क्योंकि यह गैर पश्चिमी समाजों की वास्तविकताओं से मेल नहीं खा सकता है। इन आलोचनाओं के जवाब में नवकार्यात्मकवाद के उद्भव ने अपने कुछ मूल विचारों को बरकरार रखते हुए पारंपरिक कार्यात्मकता की सीमाओं को संबोधित करने की कोशिश की। नवकार्यात्मकतावाद। नवकार्यात्मकवाद, जिसे संरचनात्मक कार्यात्मकवाद या आधुनिक प्रकार्यवाद के रूप में भी जाना जाता है, उपरोक्त आलोचनाओं पर काबू पाने के लिए प्रकार्यवादी विचारों को पुनर्जीवित करने और अनुकूलित करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। 1. संघर्ष और परिवर्तन का समावेश। पारंपरिक प्रकार्यवाद के विपरीत नवकार्यात्मकवाद संघर्ष की अनिवार्यता को स्वीकार करता है और मानता है कि यह सामाजिक विकास में भूमिका निभाता है। नवकार्यात्मकवादियों का तर्क है कि संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्क्रियाशील नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और अनुकूलन के लिए एक प्रेरक शक्ति हो सकता है। 2. सूक्ष्म और स्थूल स्तरों का एकीकरण। आलोचकों ने बताया कि कार्यात्मकता मुख्य रूप से मैक्रोस्तरीय संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, व्यक्तियों की सूक्ष्म स्तरीय बातचीत की उपेक्षा करती है। नवकार्यात्मकवाद बड़े सामाजिक संरचनाओं को आकार देने में व्यक्तिगत कार्यों के महत्व को स्वीकार करते हुए स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर विचार करके इस अंतर को पाटने का प्रयास करता है। 3. स्थिरता के लिए लचीला दृष्टिकोण। नवकार्यात्मकता स्थिरता पर अधिक लचीला रुख अपनाती है, यह मानते हुए कि समाज हमेशा संतुलन की स्थिति में नहीं होते हैं। यह स्वीकार करता है कि परिवर्तन और अनुकूलन सामाजिक प्रणालियों में अंतर्निहित है, जो पारंपरिक कार्यात्मकता से जुड़ी स्थिर प्रकृति को चुनौती देते हैं। 4. सांस्कृतिक विविधता के प्रति संवेदनशीलता। नवकार्यात्मकवाद सांस्कृतिक रूप से अधिक संवेदनशील होने का प्रयास करता है और पारंपरिक कार्यात्मकता से जुड़े यूरोसेंट्रिक पूर्वाग्रह से बचता है। यह मानता है कि विभिन्न समाजों में अद्वितीय सामाजिक संरचनाएं और कार्य हो सकते हैं और एक आकारस्भी के लिए फिट दृष्टिकोण अपर्याप्त है। 5. परस्पर जुड़ाव पर ध्यान दें। नवकार्यात्मकतावाद सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं के अंतर्संबंध पर जोर देता है। यह स्वीकार करता है कि सिस्टम के एक हिस्से में परिवर्तन पूरे सामाजिक तानेबाने पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता की अधिक सूक्ष्म समझ मिलती है। निष्कर्षतः प्रकार्यवाद की आलोचनाएं, जैसे इसकी स्थिर प्रकृति, संघर्ष की उपेक्षा और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, ने नवकार्यात्मकवाद के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। नवकार्यात्मकता परिवर्तन के तत्वों को शामिल करके व्यक्तिगत एजेंसी के महत्व को पहचानकर और समाज के विविध सांस्कृतिक संदर्भों को अपनाकर इन आलोचनाओं को संबोधित करने का प्रयास करती है। चिंतन और क्रिया 7.2 संरचनात्मक प्रकार्यवाद और नवकार्यात्मकवाद के बीच प्रमुख समानताएं और अंतर क्या है? इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं संरचनात्मक कार्यात्मकता और नवकार्यात्मकता के बीच प्रमुख समानताएं और अंतर की खोज के शैक्षणिक अभ्यास में शामिल होने के अवसर की सराहना करता हूं। इन दोनों सैद्धांतिक दृष्टिकोणों ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो समाजों के कामकाज में विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस प्रतिबिंब में मैं संरचनात्मक कार्यात्मकता और नवकार्यात्मकता दोनों की प्रमुख अवधारणाओं, समर्थकों, आलोचनाओं और अनुप्रयोगों पर चर्चा करूंगा। संरचनात्मक कार्यात्मकता।
संरचनात्मक प्रकार्यवाद, जिसे प्रकार्यवाद के रूप में भी जाना जाता है, एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा। इस प्रतिमान से जुड़े प्रमुख समाजशास्त्रियों में एमिल दुर्खीम, टैलकॉट पार्सन्स और रॉबर्ट के मेर्टन शामिल है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद का केंद्रीय विचार यह है कि समाज परस्पर संबंधित भागों की एक जटिल प्रणाली है, प्रत्येक समग्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए विशिष्ट कार्य करता है। महत्वपूर्ण अवधारणाएं। कार्यात्मक परस्पर निर्भरता। संरचनात्मक कार्यात्मकवादी सामाजिक संस्थाओं की परस्पर निर्भरता पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि प्रत्येक संस्था सामाजिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा, परिवार और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण घटकों के रूप में देखा जाता है जो समाज की समग्र स्थिरता में योगदान करते हैं। प्रकट और अव्यक्त कार्य। मेर्टन ने सामाजिक संस्थाओं के इच्छित और अनपेक्षित परिणामों को उजागर करने के लिए प्रकट और अव्यक्त कार्यों की अवधारणाओं को पेश किया। प्रकट कार्य स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं और इच्छित होते हैं, जबकि अव्यक्त कार्य अनपेक्षित होते हैं और तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता। संरचनात्मक कार्यात्मकता की प्राथमिक चिंताओं में से एक सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता का रखरखाव है। उदाहरण के लिए, दुर्खीम ने सामाजिक एकता सुनिश्चित करने में साझा मूल्यों और मानदंडों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। नवकार्यात्मकतावाद। नवकार्यात्मकता, जिसे संरचनात्मक कार्यात्मकता या नए प्रकार्यवाद के रूप में भी जाना जाता है, मूल संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के विकास और संशोधन का प्रतिनिधित्व करता है। यह दृष्टिकोण 20वीं सदी के मध्य में शास्त्रीय संरचनात्मक प्रकार्यवाद की अत्यधिक सरलीकृत और नियतिवादी प्रकृति की आलोचनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। नवकार्यात्मकता के उल्लेखनीय समर्थकों में जेफरी अलेक्जेंडर और रॉबर्ट के मेर्टन शामिल है। महत्वपूर्ण अवधारणाएं। सिस्टम भेदभाव। नवकार्यात्मकवादियों ने आधुनिक समाजों की बढ़ती जटिलता और विशेषज्ञता पर जोर देते हुए सिस्टम भेदभाव की अवधारणा पेश की। शास्त्रीय संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विपरीत नवकार्यात्मकतावादी स्वीकार करते हैं कि सामाजिक संरचनाएं समय के साथ विकसित और बदल सकती हैं। संरचनाओं का अंतर्संबंध, परस्पर निर्भरता के मूल विचार को बनाए रखते हुए नवकार्यात्मकवाद मानता है कि सामाजिक संरचनाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन आवश्यक रूप से सामंजस्यपूर्ण नहीं है। विभिन्न संस्थाओं के बीच टकराव और तनाव हो सकता है। कार्यात्मक विकल्प। नवकार्यात्मकवादियों का तर्क है कि विभिन्न संरचनाएं कार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का परिचय देते हुए समान कार्य कर सकती हैं। यह परिप्रेक्ष्य इस बात की अधिक लचीली समझ की अनुमति देता है कि समाज बदलती परिस्थितियों को कैसे अनुकूलित कर सकता है। प्रमुख समानताएं। मैक्रो लेवल थ्योरी के रूप में कार्यात्मकता, संरचनात्मक कार्यात्मकता और नवकार्यात्मकता दोनों विश्लेषण के मैक्रो स्तर पर काम करते हैं, जो समाज को आकार देने वाली व्यापक संरचनाओं और संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थिरता और व्यवस्था पर जोर। दोनों दृष्टिकोण सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था के रखरखाव पर जोर देते हैं। चाहे अन्योन्याश्रित भागों, संरचनात्मक कार्यात्मकता के संतुलन के माध्यम से या सिस्टम भेदभाव, नवकार्यात्मकता की अनुकूली प्रक्रियाओं के माध्यम से, लक्ष्य सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करना है। कार्यों की पहचान। दोनों प्रतिमान समाज के भीतर संस्थानों की भूमिका को समझने में सामाजिक कार्यों के महत्व को पहचानते हैं, चाहे वे प्रकट हों या अव्यक्त। प्रमुख अंतर। विकास और परिवर्तन। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अंतर सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनके व्यवहार में निहित है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद समाज को अपेक्षाकृत स्थिर प्रणाली के रूप में देखता है, जबकि नवकार्यात्मकवाद सामाजिक संरचनाओं की गतिशील प्रकृति और समय के साथ विकास की क्षमता को स्वीकार करता है। नवकार्यात्मकता में सिस्टम भेदभाव।
नवकार्यात्मकवाद सामाजिक संरचनाओं के विविधीकरण और विशेषज्ञता पर जोर देते हुए सिस्टम भेदभाव की अवधारणा का परिचय देता है। यह संरचनात्मक प्रकार्यवाद में प्रस्तुत सामाजिक संस्थाओं के अधिक एकीकृत और एकसमान दृष्टिकोण से विचलन है। नवकार्यात्मकता में संघर्ष और तनाव। नवकार्यात्मकता यह मानती है कि सामाजिक संरचनाएं संघर्ष और तनाव का स्रोत हो सकती है, जो संरचनात्मक कार्यात्मकता में सामंजस्यपूर्ण अन्योन्याश्रय की पहले की धारणा को चुनौती देती है। आलोचनाएं। स्थिरता पर अत्यधिक जोर। आलोचकों का तर्क है कि दोनों दृष्टिकोण सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था पर अत्यधिक जोर देते हैं, समाज को आकार देने में संघर्ष और परिवर्तन की भूमिका की उपेक्षा करते हैं। नियतिवाद। सामाजिक संरचनाओं के प्रति उसके नियतिवादी दृष्टिकोण के लिए संरचनात्मक कार्यात्मकता की आलोचना की गई है, यह सुझाव देते हुए कि संस्थाएं स्वाभाविक रूप से विशिष्ट कार्य करती हैं, एजेंसी या मानव पसंद के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। माइक्रोलेवल डायनेमिक्स की उपेक्षा। दोनों दृष्टिकोणों की मैक्रोलेवल विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आलोचना की जाती है, जो अक्सर व्यक्तियों और छोटे समूहों के सूक्ष्म स्तर पर सूक्ष्म और जटिल इंटरैक्शन की उपेक्षा करते हैं। अनुप्रयोग। नीति निहितार्थ। संरचनात्मक कार्यात्मकता के विचारों ने सामाजिक कल्याण के लिए अपने इच्छित कार्यों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपराधिक न्याय जैसे सामाजिक संस्थानों से संबंधित नीतियों और प्रथाओं को प्रभावित किया है। संगठनात्मक विश्लेषण। नवकार्यात्मकतावाद सिस्टम भेदभाव पर जोर देने के साथ संगठनात्मक विश्लेषण में आवेदन पाया है। यह समझने में मदद करता है कि संगठन कैसे बदलते परिवेश के अनुकूल ढलते हैं और जीवित रहने के लिए विशेष कार्य विकसित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन रणनीतियाँ। विद्वान और अभ्यासकर्ता सामाजिक परिवर्तन के लिए रणनीतियों को सूचित करने के लिए दोनों दृष्टिकोणों से अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हैं। सामाजिक संरचनाओं के कार्यों और शिथिलताओं को समझना सामाजिक कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से हस्तक्षेप का मार्गदर्शन कर सकता है। निष्कर्ष में संरचनात्मक प्रकार्यवाद और नवकार्यात्मकवाद अपने वृहद स्तरीय विश्लेषण और सामाजिक स्थिरता पर जोर देने में समान आधार साझा करते हैं। हालांकि नवकार्यात्मकता का विकास शास्त्रीय संरचनात्मक कार्यात्मकता के नियतिवादी और सरलीकृत विचारों से विचलन का प्रतिनिधित्व करता है। सिस्टम विभेदीकरण, कार्यात्मक विकल्पों की पहचान और नवकार्यात्मकता में संघर्ष और तनाव की स्वीकृति समकालीन समाजों की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान करती है। जबकि प्रत्येक परिप्रेक्ष्य की अपनी ताकत और कमजोरियां होती है, इन रूपरेखाओं के बीच चल रहा संवाद समाजशास्त्रीय विचार की समृद्धि में योगदान देता है।